हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज हम लोग 6 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैनुएला रोकाबोते को किस देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर है और देश की पहली बनी है। तो ये जो इक्वेटर गिनी है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहीं पर जो है इनको जो है पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है शपथ ली है और अपना पद जो है ग्रहण किया है मैनुएला ने। और इसकी जो है लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं मैप से। तो यहाँ जो साउथ अफ्रीका का देश है इक्वेटर गिनी, यहाँ पर इक्वेटर गिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के जो है बिल्कुल सीध पर ये देश पड़ता है, तो यहीं पर हो जाती है इक्वेटर गिनी की। और यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की जो खाड़ी भी पड़ जाती है, तो ये अफ्रीका का एक देश है इक्वेटर गिनी, यहीं पर जो है ये इसी की बन गई है। अब अफ्रीका से कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको कराया है कि अफ्रीका ही महाद्वीप सिर्फ ऐसा महाद्वीप है जिसमें से जो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और यहाँ पर ये जो कॉन्गो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पर ये जो इक्वेटर है इसको कौन सी रिवर, तो कॉन्गो या जायरे रिवर यहीं पर हो जाती है। तो ये जो कॉन्गो या जायरे रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको कौन सी, तो माही, ये कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश में बहने वाली माही नदी एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर यहाँ पर मकर रेखा को लिम्पोपो नदी यानी कि लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अदर फैक्ट डिस्कस करें तो इजिप्ट अभी क्यों चर्चे में था, क्योंकि हमने जो अभी 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, यहाँ के जो है एज अ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया था। फिर यहाँ पर इजिप्ट में ही यानी कि मिस्र में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर जो है वो बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है एग्जाम में, तो लेक ऑफ विक्टोरिया यानी कि जो विक्टोरिया से जो है ये निकलती है नील नदी। और फिर कहाँ पर मिल जाती है, तो ये यहाँ पर भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन आ जाती है, फिर ये भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है नील नदी। उसके बाद यहाँ पर आप लाल सागर रेड सी की लोकेशन देख रहे हो और मेडिटेरियन सी तो यहाँ पर है ही। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जो है मैंने आपको कराई है, तो स्वेज नहर जो है ना भूमध्य सागर और लाल सागर यानी कि मेडिटेरियन सी या रेड सी के जो बीच में पड़ती है, इसको स्वेज नहर कहा जाता है। और हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका मैंने आपको कराई है, ये दजिबोती, इथोपिया, सोमालिया और यहाँ पे इरिट्रिया। तो ये जो 4 कंट्रीज है ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो इनके आसपास के समुद्र से जितने भी जहाज गुजरते हैं उनको जो है ये लूट लेते हैं, इसलिए हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका ये 4 कंट्रीज कही जाती है। और इसका भी साउथ अफ्रीका देश क्यों चर्चे में था, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि अभी जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से ना हर साल 12 चीते यानी कि 10 साल के लिए हमने ये समझौता किया, यानी कि हर साल जो है दक्षिण अफ्रीका से हम जो है भारत में चीते लाएंगे। और पहले किसके साथ, तो पहले हमने नामीबिया से समझौता किया था यहाँ पर। तो इससे जो है ना हम 8 चीते भारत ले गए थे नामीबिया से, ये भी दक्षिण अफ्रीका का है। और कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लेकर गए थे हम। उसके बाद यहाँ पर ये जो मोजाम्बिक की लोकेशन आपको दिख रही है, मोजाम्बिक चैनल भी पड़ता है, तो मोजाम्बिक एक जलधारा भी होती है। तो मोजाम्बिक जलधारा जो है ना ये एक गर्म जलधारा होती है, नीचे की तरफ बहती है। और आपको मैंने कराया है जो भूमध्य सागर से जो निकलती हुई रेखा जो जलधारा होती है वो हमेशा गर्म होती है। ठीक है, तो मोजाम्बिक जलधारा एक गर्म जलधारा हो जाती है। फिर और कुछ यहाँ पर चर्चे में रहा हो तो हाँ, मोरक्को और ऊपर स्पेन, स्पेन कहाँ, यूरोप का देश पड़ जाता है, मोरक्को नीचे अफ्रीका। तो मैंने कराया है यहीं पर एक जिब्राल्टर जल संधि पड़ जाती है जो यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, या फिर स्पेन या, तो ये कुछ चीजें थी जो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जनरल फैक्ट थे। और अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो डेनमार्क, डेनमार्क जो एक यूरोपीय कंट्री है, इसके अभी हाल ही में मैट फ्रेडरिक्सन इसके हाल ही में जो है ना प्रधानमंत्री बनी है। और आइसलैंड की बात करें तो लियो वरादकर
इसके जो है ना हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, और ये भारतीय मूल के इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आइसलैंड भी यूरोपीय देश है, इसके लियो वरादकर बने हैं। फ्रांस की बात करें तो इसकी अभी हाल ही में महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और ये थी एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये त्रिशक्ति प्रहार है, तो हमारी जो भारत की जो वायु सेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेना ही ये संयुक्त अभ्यास करेंगी, और ये पश्चिम बंगाल में किया गया है संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति। और इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है ये, ठीक है। और इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज त्रिशक्ति इन नॉर्थ बंगाल, यानी कि जो है वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी बंगाल है वहां पर इन्होंने जो आयोजित किया है। और तीनों सेनाओं की बात आई है, तो जो अभी हाल ही में जो 15 जनवरी गया था, 15 जनवरी को जो है ये हमें जो है आर्मी डे मनाते हैं, मैंने कराया था आपको, ठीक है। और उसके बाद 8 अक्टूबर को जो वायुसेना है वो अपना दिवस मनाते हैं, क्योंकि वायुसेना की स्थापना 1932 में ही हो गई थी, लेकिन इसको जो फिर इंडियन जो आर्मी कहा गया, इंडियन एयरफोर्स, वो 1950 में कहा गया, जब हमारा गणतंत्र जो है लागू हो गया था। फिर वायु नेवी की बात करें तो नेवी का भी हाल ही में 4 दिसंबर को इसने भी अपना डे मनाया है। नेवी की स्थापना भी 4 दिसंबर 1950 में की गई थी, तो ये इंडियन आर्मी की। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो जो थल सेना है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन आर्मी के मनोज पांडे हो जाएंगे। और जो विवेक राम चौधरी है ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और जो आर हरि कुमार, विवेक राम चौधरी वायुसेना के हैं, और आर हरि कुमार ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। और अभी मैंने आपको हाल ही में कराया था कि वायुसेना के अध्यक्ष तो विवेक राम चौधरी है, लेकिन इसके उपाध्यक्ष जो है हाल ही में बने थे, तो उपाध्यक्ष इसके हाल ही में बने हैं। तो इंडियन आर्मी के अभी हाल ही में जो वायुसेना के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं अमनप्रीत सिंह। इसके अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, और अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बने हैं अमनप्रीत सिंह वायुसेना के। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो अभी जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज की गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एमफेक्स एक्सरसाइज मैंने कराया था आपको, वायुसेना थल सेना, ये भी आंध्र प्रदेश के तट पर ही की गई थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी हमने साइक्लोन एक्सरसाइज जो है एक संपन्न की है। ये किसके साथ? तो इजिप्ट यानी मिस्र के साथ पहली बार हमने साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में ही आयोजित की थी। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में अभी हमने इंटरपोल की जो एक सम्मेलन है, इंटरपोल का जो है राष्ट्रीय पुलिसों का जो होता है, तो ये ग्लोबल समिट जो है नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न की गई थी। वेस्ट बंगाल की बात आई है तो इससे भी डिस्कशन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। और मैंने आपको कराया कि अंडर मेट्रो जो पहली भारत के अंडर वाटर मेट्रो चलेगी पश्चिम बंगाल में ही जो है चलने जा रही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम अभी हाल ही में जो है लागू अनाउंस किया गया था। यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। इससे पहले कौन थी? तो अमरावती थी। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। नई दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, और जो अरविंद केजरीवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने इजराइल के किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो अडानी जो ग्रुप है, गौतम अडानी जिसके जो मालिक है, तो उन्होंने जो है ना ये हैफा बंदरगाह या हाफिया बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, तो इसका जो एक बंदरगाह है इजराइल का है, इसको जो है अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि इसको खरीद लिया है। अडानी लेड ग्रुप कंप्लीट परचेज ऑफ इजराइल्स हैफा पोर्ट, तो ये हैफा पोर्ट है। इजराइल की बात आई है तो इजराइल की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल की राजधानी, और इसकी करेंसी क्या है? इजरायली शेकाल इसकी करेंसी हो जाएगी। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है ये बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल ही में 2022 में बने थे, ठीक है। तो ये इजराइल का डिस्कशन हो गया। अब इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जी के कवर हो जाए। तो भारत के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर जो यूएई का जो एक जो है सबसे बड़ा जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर जो है इजराइल की लोकेशन पड़ जाती है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात की जो राजधानी है ये हो जाएगी अबू धाबी, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान की इजराइल की लोकेशन पड़ जाती है। और इसके अदर हम फैक्ट डिस्कस करेंगे
तो अभी जो है ईरान बंदरगाह से रिलेटेड, तो ईरान का कौन सा एक बंदरगाह है, ईरान का एक चाहबा पोर्ट बहुत चर्चे में रहा था, क्योंकि ये जो ईरान का जो ये चाहबा बंदरगाह है 2017 में जो है ना भारत ने इसको जो है संपन्न कराने के लिए मदद की थी। तो ये ईरान का बंदरगाह है चाहबा पोर्ट, और इसकी एक मीटिंग भी संपन्न हुई थी, ये मुंबई में ही संपन्न की गई थी। सऊदी अरब की बात करें तो अभी हाल ही में इसके क्राउन प्रिंस बने हैं सऊदी मोहम्मद बिन सऊदी, तो ये अपने पिता की जगह लिया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर कैस्पियन सी की मैंने आपको जो है ट्रिक कराई है, तो कैस्पियन सी की ट्रिक क्या हो जाएगी, कृति, ठीक है, कृति, क्योंकि इस मतलब जो इससे देश सीमा साझा करते हैं, तो कृति में ये कजाकिस्तान जो इसके ऊपर है तो वो सीमा साझा करता है, फिर आर से रशिया इससे सीमा साझा करता है, और ए से यहाँ पर अजरबैजान इससे सीमा साझा करता है, और टी से तुर्कमेनिस्तान इससे सीमा साझा करता है, और आई से जो एक सेकेंड, आई आई से जो है ना ईरान, ईरान जो है इससे सीमा साझा करता है यहाँ पे आई से। तो ये जो है का से कजाकिस्तान, और आर से रशिया, और ए से अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये कैस्पियन सी से जो है सीमा साझा करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान की लोकेशन दिख रही होगी, तो मैंने आपको कराया था उज्बेकिस्तान, और ऊपर यहाँ पर कजाकिस्तान की लोकेशन इसके ऊपर ही पड़ती है, तो इनके बीच ना ये यहाँ पर अरल सागर पड़ जाता है। अरल सागर ही चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका 90% पानी जो है सूख चुका है, ठीक है। तजाकिस्तान सीमा साझा नहीं करता, आपको एग्जाम में तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान दे दिया जाता है, तो तुर्कमेनिस्तान इसका राइट आंसर है। तो ये जो चीजें थी, कुछ अदर फैक्ट थे, अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। अदर बंदरगाह, तो चाहबार पोर्ट मैंने आपको बताया, ये कहाँ पर था, ईरान का पोर्ट है। अब हम ग्वादर बंदरगाह, ये पाकिस्तान का पोर्ट है, ठीक है, और ये किसकी सहायता से बनने जा रहा है, तो चाइना की सहायता से बनना जा रहा है। और हम्बन टोटा बंदरगाह ये श्रीलंका का है, अब इसको भी मैं आपको मैप से ही डिस्कस करके दिखा देती हूँ। तो पाकिस्तान के यहाँ पर जो है, यहीं पर जो है ना ये ग्वादर बंदरगाह है, चाइना की सहायता से बन रहा है। तो ये जो है ना सी पैक कॉरिडोर यहीं पर बनेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, तो ये इस बंदरगाह की सहायता से स्थापित होगा। भारत के पर्सपेक्टिव में यहाँ श्रीलंका की जो लोकेशन पड़ती है, यहीं पर हम्बन टोटा बंदरगाह है, जिस पर क्या है 99 साल तक चाइना का यहाँ पर भी कब्जा है। तो ये जो कुछ बंदरगाह है ये भी यहीं पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू करेगा। तो भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर के 2023 तक ही शुरू कर देगा। और हमारे जो रेल मंत्री हैं, पिक्चर में आप देख सकते हो, अश्वनी वैष्णव है। तो इंडिया ने जो है फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर्ड, ये दिसंबर 2023 तक इन्होंने फैसला किया है कि ये लॉन्च होगी। और कहाँ चलेगी, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है पहले, कि ये कालका से जो शिमला है, कालका से शिमला तक ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत की चलाई जाएगी, ठीक है, और दिसंबर इस साल के लास्ट तक होस्ट कर दी जाएगी। ट्रेन से रिलेटेड बात आई है, तो देखो जो हमारा जो पहले जो ट्रेन बनी थी, भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में हुई थी। और रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये 1905 में की गई थी, ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बजट का क्वेश्चन कराया था कि जो 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो 2.40 लाख करोड़ रुपए ये रेलवे के जो है रेलवे के लिए आवंटित किए जाएंगे। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तो 2025 तक भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, तो टीबी मुक्त भारत ने जो है भारत का लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2070 तक ये कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत ने लक्ष्य रखा है। 2030 तक ये जो मलेरिया मुक्त जो लक्ष्य रखा है ये रखा गया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको कराया था कि बजट के जो एक दो क्वेश्चन हम रोज डिस्कस करेंगे, तो ये बजट का एक क्वेश्चन है कि हाल ही में बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस योजना की घोषणा की है। तो इन्होंने जो ये अमृत धरोहर, मिष्टी और पीएम प्रणाम योजना, ये सभी योजनाएं जो है शुरू किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने शुरू किया। अब इनकी योजनाओं के बारे में जाने, तो मिष्टी, पीएम प्रणाम, अमृत धरोहर, ये यूनियन बजट की स्कीम्स क्या है। तो मिष्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंग्रोव इनिशिएट फॉर शोरलिन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम इज अ न्यू प्रोग्राम दैट इज डिक्लेयर्ड यूनियन बजट। तो
ये जो मिष्टी योजना है मैंग्रोव से आपको पता चल जाएगा। मैंग्रोव की जो खेती होती है ना वेटलैंड की, तो ये उसको प्रोवाइड कराने में उसकी वृद्धि के लिए इसकी फुल फॉर्म यही है। तो ये मिष्टी जो है ना मैंग्रोव की जो प्लांटेशन है उसके लिए लाई गई है। पीएम प्रणाम की बात करें तो पीएम प्रणाम योजना, तो पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। पीएम से तो प्राइम मिनिस्टर, और प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है उसके लिए जितने भी हम अवेयरनेस जागरूकता या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी सुधार के कार्य है वो इसमें किए जाएंगे। और उसके बाद अमृत धरोहर और फर्टिलाइजर्स, ये जो केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर उनको कम करने का लक्ष्य रखा जाएगा। रासायनिक जो पदार्थ है उनसे मुक्त किया जाएगा भारत को। और अमृत धरोहर योजना ये जो है ये वेटलैंड यानी कि जो हमने एक आपने उत्तर प्रदेश का भी मैंने आपको कराया था अमृत सरोवर योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर था। इसमें क्या था कि हर जिले में 75 तालाब जो है बनाने थे। तो ये जल संरक्षण से ही समझौता रिलेटेड था। तो ये अमृत धरोहर भी जल से रिलेटेड है। तो इसमें वेटलैंड्स और जो पानी से रिलेटेड जितनी सुविधाएं हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये इनके फुल फॉर्म हो गए। अब हम अदर ऑप्शन जो है, हाँ ये सब जो इसका तो ऑल अबव आंसर था। और बजट से मैंने आपको करा ही दिया कि 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। और हमारी इस साल की जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो 6.5% बताई गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो क्रिकेटर है अमन हरमनप्रीत कौर, तो इन्हीं को जो है प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और ये भारत के लिए खेलती हैं, क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो प्यूमा में अभी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले अनुष्का शर्मा को भी अपनी जो ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल किया था। इससे पहले विराट कोहली, करीना कपूर और युवराज सिंह ये भी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट में शामिल है। तो अनुष्का शर्मा भी शामिल की गई थी। लियोनल मेसी, ये जो हमारा बायजूस है जो एक इंस्टीट्यूट है, तो बायजूस का एजुकेशन फॉर ऑल के जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये लियोनल मेसी। ठीक है, तो जो फुटबॉल प्लेयर है अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप है अर्जेंटीना ने ही जीता है लियोनल मेसी के कैप्टनी में। ठीक है, और फिर संजय दत्त की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये संजय दत्त है। एक अदर मैं आपको बता दूं तो जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य के कौन बने थे? तो अभी हाल ही में जो AR रहमान है फेमस सिंगर, वही सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में आप लोग जानते हैं अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण भी चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो गांधी सागर है वहीं पर पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी से और ये मनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, मनाया जा रहा है। इसमें सभी चीजें जितने भी फूड घर वगैरह जितनी भी चीजें हैं ये सब जो है आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से डिस्कशन करें। भोपाल इसकी राजधानी हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 5वें संस्करण आयोजित हो रहे हैं वो इसी भोपाल में आयोजित किए जा रहे हैं। और मैंने कराया था इसी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे पहला जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें? वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने ही जीते हैं। मध्य प्रदेश ही MBBS की डिग्री प्रोवाइड कराने वाला हिंदी में पहला राज्य बन गया था। और मध्य प्रदेश में अभी जो इंदौर है यहाँ पर 17वां प्रवासी दिवस अभी 9 जनवरी को मनाया गया था। और बस यही इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। हाँ, एक विदिशा जिला मैं आपको हमेशा कराती हूँ इसका, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में, ये विदिशा से बिलोंग करते थे। और कौन थे ये? तो 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके लिए 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये विदिशा ही, और विदिशा ही 5G टेक्नोलॉजी वाला पहला जो जिला है मध्य प्रदेश का बना था। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे फेस्टिवल से रिलेटेड। तो नागालैंड, नागालैंड जो है एक पूर्वी राज्य है। तो नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नागालैंड की स्थापना के रूप में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद अभी एक हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया, थोड़ा टाइम पहले नागालैंड में ही मनाया गया। असम में आप एक अबुबाची फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो, सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है वहां मनाया जाता है असम का ये फेस्टिवल। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया 15 जनवरी से, क्योंकि 15 जनवरी को जो पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिन का तमिलनाडु में, पोंगल महोत्सव भी तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू इसमें जो है बैल जो होते हैं ना उनकी जो है लड़ाई करवाई जाती है। तो ये इससे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी हाल ही में बन गए हैं। और ये जो रैंकिंग है चेंज होती रहती है। वैसे तो अभी भारत के जो सबसे जो बिलियनर से अमीर व्यक्ति ये गौतम अडानी है, तो अभी इनको रिप्लेस कर दिया है फोर्ब्स रियल टाइम के लिस्ट के अनुसार। मुकेश अंबानी जो है ये बन गए हैं सबसे अमीर व्यक्ति। और मुकेश अंबानी की बात करें तो भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत इन्होंने ही की। न्यू दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी ने ही की थी अभी। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो गौतम अडानी ये भारत के पूरे जो वर्ल्ड है उसके तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है। और शिव नाडर की बात करें तो ये HCL कंपनी के संस्थापक है। जो एक हुरुन इंडेक्स जारी किया गया था, तो हुरुन इंडेक्स के अनुसार शिव नाडर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने वहां पर कैंसर हॉस्पिटल की, फ्री कैंसर हॉस्पिटल की जो है स्थापना की थी। ठीक है, टाटा कंपनी के मालिक हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट यूएई के प्रेसिडेंट ने सिटी ऑफ अल मिनाद को क्या नया नाम दिया है? तो सिटी ऑफ अल मिनाद आपने न्यूज में भी देखा हो, तो हिंद सिटी का इसका नाम कर दिया गया है। यूएई के साथ भी हमारे अच्छे ही संबंध है। तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति, उन्होंने क्या नाम है, राशिद अल मखतूम ने रिनेम कर दिया है अल मिनाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एज अ हिंद सिटी का नाम कर दिया गया है। ठीक है, और यूएई को हम भी इसके भी डिस्कशन कर लेते हैं मैप से। तो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे यूएई की लोकेशन सऊदी अरब अमीरात पर जाते हैं। और सऊदी अरब अमीरात की जो ये राजधानी अबू धाबी है, और करेंसी इसकी हो जाएगी क्या है, दिरहम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सऊदी अरब अमीरात यूएई में क्या संपन्न हुए थे? तो 2022 के जो एशियन गेम्स हुए थे जिसमें इंग्लैंड ने नहीं, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप जीता था, तो ये यूएई में संपन्न हुए थे। और पिछले साल के जो आईफा अवार्ड्स थे ये भी जो है यूएई में संपन्न किए गए थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो अदर ऑप्शन जिनके नाम बदले गए हों तो नर्मदापुरम, तो ये नर्मदापुरम होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, होशंगाबाद, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था। फिर अमृत उद्यान, मैंने बताया दिल्ली में जो एक मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। संभाजी नगर, तो ये महाराष्ट्र का जगह है। महाराष्ट्र में जो एक औरंगाबाद था उसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, ये महाराष्ट्र में है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोटुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो ये जो शोटुगुई एक सिंधु घाटी सभ्यता है ये अफगानिस्तान में स्थित है। और मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का आकार ऐसा त्रिभुजाकार है, जो ये हमारे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में इसके कौन से क्षेत्र है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही सिंधु सभ्यता के क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है। और इंडिया में इसके कौन से क्षेत्र हैं? तो धोलावीरा, राखीगढ़ी, है ना, तो और लोथल, ये जो प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये भारत में स्थित हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। ठीक है, ध्रुवा की बात करें तो अभी हाल ही में एक जो है लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल लॉन्च की गई थी जिसका नाम ध्रुवा रखा गया। विक्रमादित्य, न्यूज में भी आपने देखा होगा कि जो आईएनएस विक्रम है ये लॉन्च किया गया था, पहली पनडुब्बी और हमारे देश की थी। लेकिन उससे पहले कौन सी थी? तो ये विक्रमादित्य थी, सबसे पुरानी पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से रिलेटेड है, संबंधित है? तो भाग जो 9 है, ये हमारा जो भाग 9 ये पंचायत से रिलेटेड हो जाएगा। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 और भाग 20 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 जितने भी जो इमरजेंसी सर्विसेज लगते हैं आपातकाल, उससे रिलेटेड है। और इसमें जो राजभाषा हमारा अधिनियम है ना, भाषाओं से रिलेटेड जो है वो भाग 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट स्तर कौन है, मतलब इनमें से कैबिनेट स्तर में कौन आता है? तो ये जो विपक्ष के नेता होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए
कौन से तत्व आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अफसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण अफसर की, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि निष्पक्ष चुनाव है इसका मतलब। तो ये उपरोक्त सभी जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही है, क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है, समानता है और स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का जो अध्ययन है, लेक का, नदियों का, तो इसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि झीलों का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी की बात करें तो तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, और जो ब्रेन से रिलेटेड चीजें होती है उनके लिए। बाइबिलोग्राफी की बात करें तो जो ग्रंथ सूची का अध्ययन, ये बाइबिलोग्राफी बुक का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजी, ये हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो हार्ट के बारे में जो पढ़ाई अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बथुकम्मा फेस्टिवल है ये तेलंगाना का एक फेस्टिवल है, ठीक है, बथुकम्मा। और नागालैंड का मैंने आपको बताया एक हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है इसका। लद्दाख की बात करें, लद्दाख अपने एज अ न्यू ईयर के तौर पर एक लोसर फेस्टिवल मनाता है, नए साल के उत्सव के रूप में। मणिपुर की बात करें तो इसका एक शिरुलिली और शंघाई फेस्टिवल, ये मणिपुर का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, कौन थे ये? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इन पर महाभियोग चलाया गया था क्योंकि इन्होंने जो है ना 1792 में 1792 में बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसे खत्म किया था। लगाया किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और ये 1765 में बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, ठीक है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मनोहर रॉय के साथ मिलकर। लॉर्ड डलहौजी, तो इन्होंने हड़प नीति शुरू की थी। और जो रेल का जो निर्माण हुआ था, पहली भारतीय रेल जो चली थी डलहौजी के काल में चली थी। लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार एक्सप्रेस सेवा कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो थार एक्सप्रेस आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ है थार मरुस्थल, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच थार एक्सप्रेस चलती है, और ये राजस्थान के जोधपुर से शुरू होती है, ठीक है, राजस्थान में है जोधपुर। अंगोला मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसको आपको जो है फॉर डेजर्ट ही कराने थे। तो ये जो गोभी ठंडे मरुस्थल होते हैं ना, ये चाइना और मंगोलिया के बीच स्थित है गोभी मरुस्थल। बांग्लादेश की बात करें तो हमारी जो बंधन एक्सप्रेस और एक मैत्री एक्सप्रेस, ये हमारी बांग्लादेश से इंडिया में चलती है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं या जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके और दूर दराज के लोग भी जो है ऐसी नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।